वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विथ वर्षा। तो छात्रों, आज का विषय है कक्षा 10वीं अर्थात हिंदी। आज हम हिंदी का पाठ 10वां पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ठेस। ठेस ये एक पूरक पठन है और इसके रचनाकार है फणीश्वरनाथ रेणु। तो फणीश्वरनाथ रेणु का परिचय देखेंगे हम। फणीश्वरनाथ का जन्म 1921 पूर्णिया अर्थात बिहार में हुआ था और उनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। हिंदी कथाकार का रूप बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मैला आंचल, परती परी कथा, जुलूस ये उनका उपन्यास है, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी ये उनका कथा संग्रह है, रुंजल धनजल नेपाली क्रांति कथा ये उनके रिपोर्टाज है। इस प्रकार हमने लेखक का परिचय देखा है। तो इस पाठ में लेखक क्या बताना चाहते हैं वो देखेंगे। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। तो एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक मतलब उस क्षेत्र की कहानी है, उस इलाके की कहानी है, उस प्रदेश की कहानी है बिहार के। तो हम पाठ शुरू करेंगे। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं। ये कहानी एक सिरचन नाम के कारीगर पर आधारित है और खेतीबाड़ी के समय मतलब जब भी खेतीबाड़ी के काम चलते थे तो गांव के समय गांव के किसान उसे गिनती में ही नहीं पकड़ते थे क्योंकि लोग उसे बेकार मतलब बिना काम का समझते थे। बेकार ही नहीं बेगार, बेगार का अर्थ होता है बिना मजदूरी दिए ज़बरदस्ती लिया गया काम, ऐसे समझते थे। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों नहीं बुलाते थे? क्योंकि बाकी अगर मजदूर काम के लिए बुलाते थे तो वो तुरंत आ जाते थे, उनका 1/3 काम ख़त्म भी होता था। तब कहीं सिरचन देर से आता था और वो आता भी कैसे? खुरपी मतलब जो घास निकालने के लिए होती है वो डुलाता हुआ, पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ। पगडंडी का अर्थ होता है जैसे कि जो हम पैदल चलने वाला जो रास्ता होता है, हम मराठी में उसे क्या कहेंगे? पाऊलवाट। तो सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देना हो तो बात और है, और वो धीरे धीरे आता है। जैसे उस रास्ते पर धीरे धीरे पाँव रखता हुआ आता है, लेकिन मुफ्त में तो कोई मजदूरी नहीं देता। दिन का जो काम होता है उसके आधार पर ही मजदूरी होती है और यहाँ कोई मुफ्त में पैसे बांटने के लिए नहीं होता। इसीलिए लोग उसे बुलाने को टालते। वो एक तो देर से आता और आता भी तो धीरे धीरे आता। बहुत सारा लोग काम कर चुके होते तब आता और वो काम भी ठीक तरह से नहीं करता। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती। आज सिरचन को क्या समझा जाता है? उसकी विशेषता क्या है? वो मुफ्तखोर है, मतलब फुकट में पैसे लेता है। कामचोर है, काम से जी चुराने वाला है। चटोर, चटोर मतलब स्वाद लोलुप, अच्छा खाना उसे पसंद है। लेकिन एक समय ऐसा था उसकी मड़ैया, मड़ैया का अर्थ होता है झोपड़ी।
उसके झोपड़ी के पास बाबू लोग मतलब बड़े बड़े लोगों की सवारियाँ गाड़ी रहती थी, खड़ी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचंद भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचंद से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। तो लोग उसकी खुशामद करते कि भैया इतना काम कर दो, ये जो कारीगरी तुम कर सकते हो वो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। गांव में ही नहीं, अपने इलाके में, पूरे एरिया में तुम ही करते हो। थोड़ा समय निकालो और हमें एक जोड़ा चीक बना कर दो। चीक मतलब जो पर्दे होते हैं वो बना कर दो। जैसे तीली के पर्दे होते हैं उसे चिक कहा जाता है। तो वो कारीगरी सिर्फ कौन जानता था? सिरचंद जानता था। और एक समय लोग उसकी खुशामद करते थे, उसे प्रार्थना करते थे कि हमारा इतना काम कर दो, शहर से बड़े भैया की चिट्ठी आई है और ये काम तुम्हें करना ही होगा। तो एक समय ऐसा था कि लोग उसे प्रार्थना भी करते थे। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचंद को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता वो क्या क्या लगेगा। और लेखक कहते हैं कि मुझे याद है जब भी माँ कहती कि सिरचंद को बुला लाओ, कोई काम है, तो मैं क्या कहता कि सिरचंद को बुलाना है तो भोग क्या लगेगा। भोग का अर्थ होता है नैवेद्य। जैसे भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं और फिर ही सारे लोग खाना खाते हैं, वैसे भोग मतलब उसे हम आज क्या क्या खाना देने वाले हैं। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। और माँ हंसकर कहती, जा बेचारा है सिरचरण, और मेरे काम में ऐसे भोग मतलब कुछ भी मांग नहीं करता हो। पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचंद ने। और सिरचंद तो ऐसे मुफ्तखोर समझा जाता है, लेकिन उसका अपमान वो नहीं सहता था। एक स्वाभिमानी था। पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी थे, उनका एक छोटा बेटा था और उसका बेपानी मतलब किस तरीके से उसका अपमान किया था, उसे अपमानित किया था। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? मतलब उनके घर जब उन्होंने खाना खाया था तो खाना ठीक तरीके से नहीं दिया गया था और खाने में कंजूसी भी मतलब थी परोसने में। और जो कढ़ी बनाई थी जो इमलिया की बनाई थी, कढ़ी तो अक्सर दही की बनाई जाती है, तो उसको कैसे अपमानित किया था। तुम तो बड़े लोग होकर भी जैसे नाखून से काटकर मतलब नाखून काटकर मतलब कंजूसी से वो खाना परोसा था, मुझे दिया था, थोड़ा भी जी खोल कर नहीं दिया था। और कढ़ी तो ऐसे बनाई थी इमली की, इमली के रस की। और ऐसे इमली के रस की कढ़ाई तो मामूली गरीब लोग करते हो, तुम तो बड़े लोग होकर भी ऐसे कढ़ी बनाई थी। कहाँ खाना बनाना सीखा है भाभी ने? मतलब ऐसे ताना उसने मारा था। वो काम करता था, जब भी काम करता था, लेकिन दूसरों से बिल्कुल भी अपमान नहीं सहता था। अगर उसका अपमान हो जाता तो दूसरों को भी वो क्या करता? बेपानी करता। वो इधर उधर नहीं देखता कि कौन है क्या है, बड़े लोग हैं छोटे लोग हैं, वो एकदम से किसी के भी सामने उसका अपमान करता था। मतलब यहाँ तक हमने देखा है कि वो कारीगर तो है लेकिन खेत के कामकाज नहीं करता। और वो खाने पर अगर बुलाया जाता है, अच्छा खाना दिया जाता है तो वो तुरंत काम करने के लिए तैयार भी हो जाता है। लेकिन वो स्वाद लोलुप है, चटोर है, मतलब उसे अच्छा भोजन पसंद है। इसलिए सिरचंद को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचंद को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचंद, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। देखो, इसीलिए उसे अच्छा खाना पसंद था। इसीलिए मैं माँ से पहले ही पूछ लेता कि सिरचंद आएगा तो उसे तू क्या खाने को देगी। तो माँ एकदम हुलस कर कहती, हुलस कर मतलब एकदम उसे प्रसन्नतापूर्वक कहती कि आओ सिरचंद। जब भी सिरचंद आता तो वो कहती, और आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। नेनू मतलब जो दही
मथ रही थी मतलब मराठीमध्ये आपण त्याला दही घुसळणे असं म्हणू शकतो. तो आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद मुझे आ गई. तुम्हें घी की खकोरन मतलब जो घी हम ये करते हैं उसका घी निकालते हैं वो, और चूड़ा अर्थात चिवड़ा या पोहा तुमको बहुत पसंद है ना. और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है और उसकी ननंद रूठी हुई है. क्यों रूठी हुई है कि उसे क्या चाहिए, मोती की शीतल पाटी के लिए वो रूठी हुई है. शीतल पाटी अर्थात चटाई, मैट जिसे हम कहते हैं. और मोती का अर्थ होता है एक प्रकार का घास होता है, वो हरा घास, और उसकी वो क्या बनाता है, शीतल पाटी अर्थात चटाई बनाता है. तो मतलब ससुराल से हमारी बेटी ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भी भेजा है, उसकी ननंद उसके लिए रूठी हुई है. और इसीलिए लेखक के घर पर आज सिरचन को बुला लाया है. और सिरचन की लेखक की माँ उसे अच्छे से बात कर रही है, उसे खाने के लिए भी दे रही है और अपनी बात को वो उसके सामने प्रस्तुत भी कर रही है. सिरचन अपनी पनियानी जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है. और सिरचन अपनी पानी यानी जीभ मतलब उसके चिवड़ा घी ये नाम सुनकर उसके मतलब मुंह में पानी आ गया है. और पानी यानी ज़बान संभाल कर वो क्या कह रहा है कि मुझे घी की सौंधी सुगंध आ गई है, और इसी तरह मैं ये सूंघ कर आ गया हूँ कि यहाँ मुझे अच्छा खाना मिलेगा, चिकनाई भरा हुआ खाना मिलेगा, और इसीलिए आया हूँ मैं काकी. नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में मुझे इतने काम होते हैं कि दम मारने की भी छुट्टी नहीं होती, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती. लेकिन तुम हमें अच्छी बात करते हो, सम्मान देते हो और खाना भी अच्छा देते हो, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ. सिरचन जाति का कारीगर है. मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है. और सिरचन उसकी जाति क्या है, कारीगरी है, एक कलाकार है. और लेखक ने घंटे बैठकर उसके काम करने का ढंग मतलब क्या, उसकी पद्धति देखी है. एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता. और एक एक मोती मतलब क्या, जो घास है उसको हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता. कुच्ची अर्थात जो छोटा झाड़ू होता है, छोटा सा हम दिवाली के समय लेते हैं लक्ष्मी पूजन के लिए, और उसके साथ एक छोटा सा आता है, वो कुच्ची कहा जाता है. फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त. और फिर वो क्या करता था, कुच्चियों से रंगाता था, और सुतली सुलझाने में मतलब वो ऐसे उसकी डिज़ाइन बनाना, उसका पूरा दिन निकल जाता था. काम करते समय उसकी तन्मयता में ज़रा भी बाधा पड़ी कि गेहूं अनसाप की तरह फुफकार उठाता. फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुँहजोर है, काम चोर नहीं. और वो इतने सुंदर तरीके से अपना काम करता, और काम में अगर एक बार लग जाता तो वो मतलब पूरी तन्मयता के साथ मतलब तन मन धन से काम करता, उसी में ही खो जाता. अगर उसके काम में किसी ने बाधा डाली तो वो क्या करता, गेहूं सांप मतलब जैसे सांप कैसे अगर किसी का पैर पड़ जाता है या कुछ तो वो फुफकार मारता है, उसी तरह वो उसे गुस्सा आ जाता. और वो क्या कहता कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा, फिर क्या करो, दूसरे से काम कर लो. सिरचन मुँहजोर है. मुँहजोर मतलब बोलता है लेकिन कामचोर नहीं, वो काम से जी नहीं चुराता. जितना वो बोलता है उतना वो अच्छा काम भी करता है. ऐसे सिरचन का स्वभाव था. बिना मजदूरी के पेट पर भात पर काम करने वाला कारीगर. दूध में कोई मिठास न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में ज़रा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता. और बिना मजदूरी मतलब वो काम के पैसे नहीं लेता, पेट पर मतलब खाने के लिए दे देते तो वो काम कर देता. दूध में अगर शक्कर नहीं हो तो कोई बात नहीं, दूध मीठा ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बात तो मीठी होनी चाहिए. बात में थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था. वो बहुत ही स्वाभिमानी कारीगर था. सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे. तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ.
दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। और सिरचन को लोग चटोर, चटोर मतलब स्वाद लोलुप, मतलब अच्छा खाना उसे पसंद पसंद था। उसे क्या पसंद था? तली हुई तरकारी, मतलब तली हुई सब्जी, दही की कढ़ी, कढ़ी भी कैसे? दही की कढ़ाई, कढ़ी सॉरी, मलाई वाला दूध पसंद था। और इन सब का अगर प्रबंध हो तो सिरचन को बुलाओ तो वो दुम हिलाता हुआ, मतलब जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। और खाने पीने में अगर चिकनाई कम हो गई और बात की चिकनाई ख़त्म हो गई तो काम की भी हो गई, मतलब खाने में अच्छा नहीं मिला तो वो काम भी नहीं अच्छा करता था, काम अधूरा रख कर वो चला जाता था। और वो क्या बहाना निकालता था कि अध कपाली मतलब आधे सर में मुझे दर्द हो रहा है, और मेरा दर्द इतना है, माथा मतलब टनटना रहा है, ज़ोर से फटने वाला ऐसे लग रहा है, और थोड़ा सा काम रह गया है, किसी दिन आकर मैं ये पूरा करूँगा। और वो क्या कहता है, मतलब किसी दिन माने वो कभी भी नहीं आता, एक बार अगर काम से वो चला गया तो फिर लाना उसे मुश्किल था। तो ऐसे सिरचंद का स्वभाव था, काम में एकदम अच्छा था, जो कारीगरी वो जानता था वो दूसरा कोई नहीं जानता था, पेट पर काम करने वाला था, मजदूरी वो कुछ भी नहीं लेता था, ऐसा वो सिरचंद था। लेकिन खेत के काम में वो किसी भी काम का नहीं था। तो ऐसा सिरचन आज वो कहाँ गया है, लेखक उसे बुलाने के लिए गए हैं। और लेखक की माँ भी उसे सम्मानपूर्वक बात कर रही है, उसे खाना देने के लिए भी तैयार है, खाने में वो घी चिवड़ा सब उसे देने के लिए तैयार है। तो इसी प्रकार आज हमने ठेस इस पूरक पठन का पहला भाग पढ़ा है, समझा है। अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करती हूँ पहला भाग आपको समझ में आया होगा, दूसरा भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।